नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टिका। और दर्शकों, जैसे कि हमेशा हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी को तिथि बताकर, तो बिल्कुल आज भी ऐसा करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2079, माह है पौष और आज है कृष्ण पक्ष की एकादशी। तारीख है 18 जनवरी और दिन है बुधवार। और इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पलटते हैं पन्ने इतिहास के और जानते हैं कि आज के दिन देश विदेश में क्या घटनाएं घटित हुई थी। सन 1778 में जेम्स कुक हवाई द्वीप समूह की खोज करने वाले पहले यूरोपियन बने थे। इसका नाम उन्होंने सैंडविच आइलैंड रखा था। सन 1886 में हॉकी एसोसिएशन का गठन इंग्लैंड में हुआ था। इस दिन को मॉडर्न हॉकी के जन्मदिन के रूप में देखा जाता है। सन 1896 में एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया था। सन 1995 में yahoo.com का डोमेन बनाया गया था। जिस तरह आज हम google.com का उपयोग करते हैं, कुछ समय पहले yahoo.com का भी उसी तरह उपयोग किया जाता था। सन 1997 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार रेवा बेंगलुरु, जिसे हम बैंगलोर भी कहते हैं, में लॉन्च की गई थी। सन 1997 में नफीसा जोसेफ मिस इंडिया बनी थी आज ही के दिन। सन 1963 में फ्रांस ने यूरोपीय साझा बाजार से ब्रिटेन को अलग करने की वकालत की थी। सन 1968 में अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए एक संधि के प्रारूप पर सहमत हुआ था। सन 1976 में फ्रांस ने जासूसी के आरोप में 40 सोवियत अधिकारियों को देश से निष्कासित किया था। सन 1951 में नीदरलैंड में झूठ पकड़ने वाली मशीन का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। सन 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को अत्याधुनिक हथियार देने के लिए राजी हुआ था। सन 2002 में आज ही के दिन कॉलिन पावले ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सूची पर कार्रवाई करे तभी भारत वार्ता करेगा। सन 2004 में भारत ने क्रिकेट की एक दिवसीय श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 19 रनों से हराया था। सन 2008 में मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई थी। सन 2009 में सौरभ गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने सोने के बैट से सम्मानित किया था। सन 2019 में न्यायमूर्ति माहेश्वरी न्यायमूर्ति खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है आप सभी के साथ आज का सुविचार साझा करने का। तो चलिए जानते हैं कि क्या है आज का विचार। गुजरे कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर हैं, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। बिल्कुल बहुत सही बात कही कि दर्शकों, अगर हम जो समय बीत गया उसका अफसोस करते रहेंगे या फिर जो समय आया ही नहीं है उसकी चिंता करते रहेंगे तो हम वर्तमान में जी ही नहीं पाएंगे। और जब हम वर्तमान में नहीं जी पाएंगे तो आप सोचिए हम आनंद कैसे उठा सकते हैं, हम आज के समय की खूबसूरती को भला कैसे ही देख सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप आज में ही जिए। और चलिए इसी के साथ यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का विचार का सेगमेंट और बढ़ते हैं आगे के सेगमेंट यानी कि पर्यटन के लिए। तो चलिए चलकर देखते हैं कि आज हम आपको कहाँ घुमाने लेकर जा रहे हैं। कालजयी कवि कालिदास और उज्जैन के सम्राटों की आराध्य देवी मां गढ़कालिका का ये मंदिर पुराने उज्जैन में आज भी शोभायमान है। यह मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उस संपूर्ण क्षेत्र को ही गढ़कालिका क्षेत्र कहा जाता है। महाकवि कालिदास, राजा विक्रमादित्य यहां साधनाएं करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने ईस्वी सन
606 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सिंदूर युक्त भव्य प्रतिमा के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है तथा दाएं बाएं महालक्ष्मी व महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकवि कालिदास को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान इसी मंदिर से मिला था। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 शक्तिपीठों में से यह छठा स्थान है। यह मंदिर जिस स्थान पर है वहां पुरानी अवंतिका नगरी बसी हुई थी। कालांतर में धूलकोट के कारण यह दब गई थी। गढ़ की देवी होने के कारण इनका नाम गढ़कालिका पड़ा। कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर आज भी उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। माता का स्वरूप काफी प्रसन्नतादायक है। मूर्ति में चांदी के दांतों का भी आकर्षक प्रयोग किया गया है। माता की मूर्ति सिंदूर वर्णी है, जिसका प्रातः से ही स्नान, अभिषेक व श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। मंदिर के अंदर गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है। सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी की ये सेना 24 घंटे करती है। गौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ की खुदाई करवाई थी तब उसमें बड़ी ईंटें, मनके, टकसाल तथा सड़कें निकली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह स्थान ईसा पूर्व 500 वर्ष पुराना है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। तो दर्शकों, हमने देखा उज्जैन में स्थित गढ़ काली जी का मंदिर। दर्शकों, काली जी का नाम सुनते ही हमारे सामने जो तस्वीर आती है काली देवी की, वो होता है उनका एक विकराल रूप, उनका गुस्से वाला रूप। लेकिन यहाँ पर जो देवी का स्वरूप है, ये काली देवी जी का जो स्वरूप है वो काफ़ी सौम्य है। तो बिल्कुल अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो गढ़ कालिका मंदिर बिल्कुल आप वहाँ पर भी उनके दर्शन के लिए जाइए। और काली देवी जो अपने विकराल रूप के लिए फेमस हैं, जाने जाते हैं, यहाँ पर उनका एकदम अलग ही रूप आपको देखने मिलेगा। और उज्जैन जा रहे हैं, उज्जैन तो हम सभी जानते हैं कि महाकाल वहाँ पर विराजित हैं। तो बिल्कुल काली जी के दर्शन के साथ आप महाकाल के दर्शन की भी अनुभूति करके आइए। और अब यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा सेगमेंट पर्यटन। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, यानी कि आज जी बिल्कुल। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हम हमारे अगले सेगमेंट की बात करते हैं। आज की बात मैं आपको विषय बता देती हूँ, लेकिन विषय पर हम आते हैं उसके पहले आपको सबसे पहले एक बार याद दिला दूँ कि नमस्कार एमपी कि लाइव फोन इन कार्यक्रम है। बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने विचार, आपके मन में जो भी प्रश्न हो आज के विषय से संबंधित, उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप जिन फ़ोन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं भी आपको बता देती हूँ, जो हमारा स्टूडियो नंबर है वो है 0075526600049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है आप सभी के लिए 1800233040। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले आपको अवगत करा देते हैं कि क्या है आज का हमारा विषय। तो दर्शकों, शिक्षा अध्ययन में रचनात्मक बदलाव। जी हाँ, आज हम इस विषय पर बात करेंगे और शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है
तो शिक्षा की जो प्रणाली पिछले सालों से जो चली आ रही है वो ये है कि जो भी सिलेबस होता है वो टीचर हमें पढ़ा देते हैं, हम पढ़ लेते हैं, और यही तरीका आज भी चलता आ रहा है और आगे भी चलता आएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, जब हम बच्चे हुआ करते थे, जब हम पढ़ते थे, तो किसी ना किसी पॉइंट पर हमें पढ़ाई उबाऊ लगने लगती थी कि अरे अब याद नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर, और उसी तरफ गाने हमें कितनी जल्दी याद हो जाते थे। ये प्रश्न कभी ना कभी आपके, जब आप बच्चे होंगे, जब आप स्कूल जाते होंगे, बिल्कुल आया होगा। ज़रा सोचिए, जब पढ़ाई को भी गानों की तरह दिलचस्प बना दिया जाए और रुचि बहुत ही रोचक बना दिया जाए, तो कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही तरीका है जो आज के हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं इस विषय पे बात करने के लिए। उनके कुछ तरीके नए हैं, उनके कुछ अंदाज अलग हैं। तो बिल्कुल आपसे मैं मिलवा देती हूँ आशीष चौहान जी को। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका कार्यक्रम में। आप एक शिक्षक हैं, आप एक कवि हैं, साथ ही साथ आप बाल साहित्य लेखक भी हैं, और भी बहुत कुछ है आपके बारे में जानने के लिए। बिल्कुल कार्यक्रम में हम जानेंगे। इसके पहले आप सभी को ये भी बता दें कि आज के मेहमान हमारे साथ वो भी स्टूडियो में उपस्थित हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। संजीव श्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप फ्लैमिंगो गिटारिस्ट हैं। तो जी हाँ दर्शकों, फ्लैमिंगो सुन कुछ नया शब्द आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, तो बिल्कुल आपको आज हम सब बताने वाले हैं, क्योंकि आज ये दोनों ही विषय, जिस आज के हमारे मेहमान और जो आज के हमारे गेस्ट हैं, अतिथि हैं, वो बड़ा ही, हम जो उनके साथ हमारी बातचीत होने वाली है वो बड़ी ही रोचक होने वाली है। तो सबसे पहले हम आशीष जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये जो अंदाज़ है, ये जो पढ़ाई का अलग तरीका है, उनका अनोखा अंदाज़ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। आशीष जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो पढ़ाई की, जो शिक्षा की प्रणाली चलती आ रही है, वो ये कि सिलेबस हमने कंप्लीट कराया और वही एग्ज़ाम की तैयारी करा दी, और बस यहाँ पर एक शिक्षक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखा जाए तो पूरी हो जाती है कि जो भी आपका कैरिकुलम है उसे पूरा करवाया। लेकिन ये जो आपका तरीका है कि आपने वो सिलेबस के साथ कुछ नई चीज़ें भी, मतलब कुछ रचनात्मक चीज़ें भी आप लेकर आए, आपने वो क्रिएटिविटी भी डाली, तो इस चीज़ की शुरुआत कैसे, ये कैसे आपको आइडिया आया, कैसे शुरुआत हुई? जी बिल्कुल सृष्टिका जी, सबसे पहले मैं दूरदर्शन को धन्यवाद करता हूँ, और 4 पंक्तियाँ दूरदर्शन को कह करके उसके बाद अपना उत्तर मैं आपको रख देता हूँ कि जिसको देख कर बचपन हुआ पुलकित हमारा था, कि जिसको देख कर बचपन हुआ पुलकित हमारा था, नैतिकता ने जिसकी रिश्तों को घर घर सवारा था, कि नैतिकता ने जिसकी रिश्तों को घर घर सवारा था, जहाँ था कृष्ण सा बचपन, जहाँ था राम सा त्यागी, जहाँ था कृष्ण सा बचपन, जहाँ था राम सा त्यागी, हमारे घर का एक हिस्सा दूरदर्शन हमारा था, हमारे घर का एक हिस्सा दूरदर्शन हमारा था। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आपको इन पंक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं आपने याद ताज़ा कर दिया अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से, और बहुत बहुत आभार। और मैं आपका उत्तर आपके समक्ष रखता हूँ कि जैसे मैं खुद जब बचपन में पढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें मुझे समझ में ही नहीं आती थी, और टीचर क्या पढ़ा रहा है उससे मतलब नहीं, बच्चे को वो चीज़ पहुँच रही है नहीं। जी बिल्कुल। या मैं अपने तरीके से बताऊँ कि शिक्षा क्या है, तो जैसे जो आदि मानव थे, तो उन्होंने उस समय देखा अचानक से कि कुछ पत्थर गिरे और वहाँ से चिंगारी फूटी और आग लगी। तो पहले तो जिन आदि मानवों ने देखा वो डर गए, लेकिन अचानक देखा कि उनका जो कच्चा भोजन था वो उसमें जल गया। और जल गया तो पहले तो बड़े दुखी हुए, ये क्या हो गया, हमारा भोजन जल गया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब जला हुआ ही खाते हैं, और खाया तो उनको स्वादिष्ट लगा और पाचन भी अच्छा हुआ। तो वो एक प्रयोग हुआ, वो प्रयोग से उनको फ़ायदा हुआ, और उन्होंने उनके जितने समाज वाले थे, जिनको उनके रिश्तेदार थे, संबंधी थे, उन सबको बताया। क्योंकि ये जो प्रयोग होते हैं, प्रयोग से वो सीखते हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो उन्होंने बताया
और दूसरे ने तीसरे को, तीसरे को चौथे को। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा होती है कि शिक्षा का सीधा सा मतलब है कि आपके लिए क्या उपयोगी है, आपके जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, ये आपकी वास्तविक शिक्षा होती है। तो जैसा मैंने देखा कि करीबन मुझे 10 वर्ष पढ़ाते हुए हो गए हैं और निजी स्कूल में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल में। और पहले मैंने एक दिन प्रश्न आया कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और जो मैंने पढ़ा वही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों? जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि कल अपन बरेली चलेंगे तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्यों? जी। हर चीज़ के लिए हम प्रश्न करते हैं, तो इसमें प्रश्न क्यों नहीं कि हम 10-15 साल पढ़ते हैं, क्यों? कभी बच्चा पूछता क्यों नहीं है? तो पहली चीज़ तो यही कि हमारी उपयोगिता क्या है शिक्षा की, और शिक्षा है क्या। तो जहाँ तक मैंने समझा, ये प्रश्न मेरे अंदर आया कि शिक्षा क्या है। तो जैसे कभी आप यूट्यूब पे देखते हैं कि चाय कैसे बनाएं, अब आपने देखा कि चाय कैसे बनाएं और देख करके आप सो गए, लेकिन अगर आपने देखा है तो उसका यूटिलाइज़ आप करें, आप उसको चाय बनाएं, पिएं, तो आपको उसका यूटिलाइज़ मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि एजुकेशन ये नहीं है वर्डन की जो हम करते हुए आ रहे हैं वही का वही हम फॉलो कर लें, सिंपल वही स्ट्रक्चर्स, वही रूल्स आप फॉलो करें और जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है। तो सबसे मेन चीज़ मैंने ये देखा कि पहले तो अपन ये देखें कि उसका यूज़ क्या है, फिर उसको रुचिकर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने कई नई तरीके उसमें प्रयोग किए और उनको गा करके, जैसे मैं कवि हूँ तो मैंने कवि की भूमिका वहाँ पे निभाई, कविताओं की भूमिका निभाई, और जो मेरा कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसको कविताओं में मैंने ढाला। और कहीं ना कहीं मैंने अभिनय भी सीखा है, तो कहीं ना कहीं मैंने अभिनय भी अपने एजुकेशन में, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में डालने का प्रयास किया। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो शिक्षक केवल एक शिक्षक नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक से इतने सारे, एक जो बच्चा है उसको नहीं पता वो क्या बनने वाला है। शिक्षक को ये नहीं पता है कि वो राजनेता बनेगा या फिर वो अभिनेता बनेगा या गीतकार बनेगा। तो एक शिक्षक को सारी भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार से मैंने प्ले मेथड में इन सब चीज़ों को ढाला। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता है, एक शिक्षक को बहुत सारी भूमिकाएं निभानी होती है। कभी कवि बन के आपने वो भूमिका निभाई, कभी गीतकार बन के आपने वो भूमिका निभाई, और कभी अलग अलग तरीके से, यानी कि अलग अलग रचनाएं करके आपने वो भूमिका निभाई। तो हम चाहेंगे कि एक रचना, क्योंकि मैंने देखा था कि आप बच्चों को गाकर 1 2 3 4 सिखा रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि उसकी एक झलक हमारे दर्शक भी देखें। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बताता हूँ मैं आपको। O-N-E-1 T-W-O-2 T-H-R-W-3 F-O-U-R-4 F-I-V-5 S-I-X-6 S-C-V-N-7 E-I-G-H-T-8 N-I-N-E-9 T-N-10। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि हम उस पड़ाव से निकल चुके हैं, तब भी मैं इस चीज़ को इतना एंजॉय कर रही हूँ। तो बच्चे जो मतलब जो इस उम्र में है और जिनको मज़ा आता है, जो संगीत से बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं, तो वो कितना ही मन लगा के सुनते होंगे और पूरा अपना मतलब वो रुचि भी इसमें अपनी दिखाते होंगे कि उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें सीखने भी मिल रहा है और वो जल्दी सीखते भी होंगे। और इसी तरह ये तो 1 2 3 हो गया, मैं चाहूँगी कि इसी तरह आज के समय में देखा जाए तो ABCD बच्चों को बहुत जल्दी लर्न हो जाती है, लेकिन उसी तरफ अनार का और इमली का आजकल के बच्चे भूल जाते हैं। तो बिल्कुल हम ये जानेंगे कि ये किस प्रकार से आप बच्चों तक पहुंचाते हैं। उसके पहले हम संजीव जी के पास चलते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो फ्लैमिंगो गिटारिस्ट हैं, तो आपको बताते हैं कि क्या है ये फ्लैमिंगो विधा। संजीव जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये काफ़ी नया शब्द है, तो जैसे कि मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है, तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले हमें ये बतलाएं कि फ्लैमिंगो क्या है, ये कैसी एक विधा है। जी हाँ, ये फ्लेमेंको स्पेन, एक्चुअली साउथ ऑफ स्पेन की विधा है जी। और इसमें नृत्य, गायन और वादन तीनों एक साथ होते हैं। जी। वेरी इंटरेस्टिंगली ये स्पेन में ही, मतलब ये स्पेन, साउथ ऑफ स्पेन की विधा मानी जाती है और वहीं पर मतलब पली बसी बड़ी हुई जी। लेकिन इसकी सोल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट द सोल लाइज इन इंडिया। और कई साल पहले, तो स्टोरी ऐसी है कि कई साल पहले, आई थिंक 12वीं शताब्दी के आसपास, यहाँ से हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट से जिप्सीज, बंजारे लोग जी, उनका यहाँ से मतलब वो लोग यहाँ से निकल पड़े यात्रा पर
और उसमें काफ़ी म्यूजिशियंस थे और उनके साथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, हमारे शास्त्रीय संगीत की रागें थी, हमारे जो लोकगीत थे उसकी धुनें थीं, और उसके साथ उनका वो मतलब वो जो उनका जर्नी थी वो चलती रही सऊदी अरेबिक रीजन से होते हुए, ग्रीस लैंड से होते हुए, जी टर्की, इस सबको क्रॉस करते हुए अंततः वो स्पेन में जाके स्पेन में रुके। पहुंची। और स्पेन में उस जगह पे रुके जहाँ पर बहुत सन था। साउथ ऑफ स्पेन इज नोन फॉर इट्स सन, ओके यू नो, वार्मर एरिया है ये। जी तो शायद उन्हें ऐसा लगा कि ये इंडिया जैसा ही है, या कंफर्टिंग महसूस हुआ उन्हें। ठंडे देश में एक हमारे देश का फील मिला, एग्जैक्टली वार्म प्लेस मिली। वहीं जी। पे जाके वो सेटल हो गए। जी। अब ये जो यात्रा रही, ये मतलब 10 या 12 साल की यात्रा नहीं थी, करीब मतलब शतकों की यात्रा थी। लंबे समय की, बिल्कुल। 4 या 5 जनरेशन लग गई उसमें। जी। लेकिन उसमें ब्यूटी ये रही, सौंदर्य उसमें ये था कि शास्त्रीय संगीत की खुशबू थी, साथ ही साथ इसमें रास्ते के बहुत सारे चुनिंदा फूल थे, जैसे टर्किश म्यूजिक भी था, जी। अरेबिक साउंड भी थी। क्योंकि वो इतने देशों से गुजरे, तो मुझे लगता है वो हर जगह का जो म्यूजिक का टेस्ट होता है वो उसमें मिलता गया। तो बिल्कुल घुलता गया। जैसे कि आपने कहा कि ये इसकी खूबसूरती, तो चलिए हम हमारे दर्शकों को इस खूबसूरती, उस फ्लैमिंगो गीत विधा की खूबसूरती हमारे Correct. दर्शकों को दिखाते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप अपनी कॉम्पोजिशन पेश करके बिल्कुल, बताएं। डेफिनेटली। तो मैं जो बजाता हूँ वो गिटार बजाता हूँ, फ्लेमेंको गिटार है ये। जी और जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉर्मल गिटार से थोड़ा अलग है, दिखता वैसे ही है लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन बहुत अलग है। और ये गिटार इंडिया में नहीं मिलेगा, नायलॉन स्ट्रिंग्स है इसमें। जनरली जो हम यहाँ हाँ, देखते क्योंकि देखने में तो ये नॉर्मल जिस तरह गिटार दिखते हैं वैसे Right. ही दिख रहा है, शायद बनावट में कुछ अंतर हैं, होगा। बनावट में अंतर है। क्यों? इसका रीज़न ये है जिससे कि फ्लेमेंको विधा जो है जी। उसमें बजाई जा सके। जी क्योंकि देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें डांसर डांस भी करेगा, तो जी। पूरी थाप जो है वो सुनाई देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि क्लासिकल म्यूजिक पर बेस है, तो बिल्कुल राइट, एग्जैक्टली। तो मैं पहले तो मतलब फ्लेमेंको का एक छोटा सा स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो एक ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिग्नेचर साउंड होती हैं। तो बिल्कुल। ये स्पेनिश म्यूजिक का एक सिग्नेचर साउंड है।
ये मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि ये भले ही स्पेन से ये विधा आप सीख कर आए हैं, लेकिन ये बहुत पहचानी हुई लग रही थी। इसे हमने इंडियन म्यूजिक में काफ़ी बार सुना हुआ है। इस वक्त भले मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस गीत में ये सुना हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छे से, मतलब अनजान नहीं लग रही, एक अपनापन फील हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं ये शुरुआत इसकी जो बेस है इसका वो इंडियन ही है, तो बिल्कुल ये कंप्लीट फील मिल रहा है। करेक्ट, ये अंडलूसियन कैडेंस बोलते हैं इसको जी, ला कैडेंसिया अंडलूस, और ये कि इसको हम बोलेंगे सोल ऑफ द इंटायर फ्लेमेंको, मतलब फ्लेमेंको म्यूजिक इसी स्ट्रक्चर पर आधारित है। जी, और भी हम अगर अंदर जाएं तो हम इसको रागों से रिलेट कर सकते हैं, हम ताल से रिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे जैसे बिल्कुल हम आगे कार्यक्रम में बिल्कुल आगे आपकी कॉम्पोजिशन जिसमें हम ताल और राग भी हमें सुनने मिलेगी, बिल्कुल हम सुनेंगे। उसके पहले चलते हैं फिलहाल आशीष जी के पास। तो आशीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप शिक्षक हैं, आप बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप इस शिक्षा को सामाजिक स्तर पे भी लेकर आए हैं, क्योंकि बिल्कुल हम आशीष जी से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। नमस्कार, मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा में बदलाव है तो गुरु जी बताए इसको किस प्रकार का पड़ता है प्रभाव। और एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, यहाँ लोग कहते थे कि घूमोगे टहलोगे होगे शराब पढ़ोगे को बनोगे तो नवाब, तो ऐसी दशा में ग्रामीण क्षेत्रों को पिछड़ा इलाका होता है, तो इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को किस प्रकार से मिलेगा? जी, मैं बिल्कुल आपका उत्तर देना चाहूँगा। पहली बात तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि शिक्षा क्या है। जैसे कि मेरे पिताजी का नाम कपूर सिंह चौहान है, तो किसी पुस्तक से मुझे नहीं पता चला है, ये मुझे पता था वो पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, आपके हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, ये किसी पुस्तक से आपको पता नहीं चला है। मेरा मानना यह है कि पुस्तक हम जैसे लोग ही लिखते हैं, हमारे समाज में जो कुछ है वो हम पुस्तक में लिखते हैं। तो ये बात पहले, जैसे आपने कहा कि बच्चा घूम रहा है फिर रहा है, तो घूमने फिरने से भी तो सीख ही रहा है। आपका जो पाठ होते हैं उसमें भी जो वातावरण, जैसे आज ही आपने बताया जो आपने देवी जी का दरबार बताया, तो अगर वो पुस्तक में छपा हुआ है तो वो भी आप उसी के विषय में पढ़ रहे हो, और ऐसे भी आप देख रहे हो तो भी आप सीख रहे हो। तो मेरा मानना यह है कि जीवन ही सीखना है। आप जो कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ आप सीख रहे हैं। भाषा भी आप पहले सीखे, उसके बाद आप विद्यालय गए, बिल्कुल। तो विद्यालय केवल उसको सुसज्जित करता है, उसको संगठित करता है, उसके अलावा सब कुछ आप स्वयं ही सीखते हैं। बच्चा घर पर रह रहा है तब भी सीख ही रहा है। बिल्कुल, यानी जो भी हम सीख रहे हैं, जो हमारी सीख है वो किताबों तक सीमित नहीं है। अगर कोई बच्चा बाहर भी निकल रहा है तो अपने इर्द गिर्द देखकर सीख सकता है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किताबें ही पढ़ के सीख सकते हैं, जो सीख है वो हम अपने इर्द गिर्द, वो किसी भी अनुभव से हम ले सकते हैं। बिल्कुल। और जो भी अनुभव है वो किसी ना किसी व्यक्ति ने अनुभव किया है, तभी उसको उसने किताबों में, शब्दों में उतारा है। बिल्कुल। तो आशीष जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक शिक्षक जो होता है उसको लगता है वो विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, और जो भी पाठ्यक्रम होता है वो पढ़ाता है, और वो वापस से अपने घर आ जाता है, और वहाँ एक शिक्षक की भूमिका पूरी हो जाती है। लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं वो विद्यालय के, यानी स्कूल के बाहर भी आप शिक्षा को सामाजिक स्तर पर भी बच्चों तक पहुँचा रहे हैं, तो ये विचार कैसे? मैम बिल्कुल, ख़ास तौर पे मुझे थोड़ा सब कार्य करने में रुचि थी, तो मुझे लगा क्यों ना शिक्षक बन जाए। संगीत में भी और सभी विधाओं में रुचि, तो शिक्षक बन गए। उसके बाद मैंने देखा कि जो विद्यालय में एक आपके लिए पाथ बना दिए गए, सिलेबस जिसको कहते हैं, उसमें बंध के आपको कार्य करना पड़ता है। लेकिन जब आप स्वतंत्र रूप से बाहर काम करते हैं, जिसमें किसी का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि ना आप किसी का ले रहे हैं ना आप दे रहे हैं, वहाँ पर जब आप कार्य करते हो तो आप एक मन से कार्य करते हैं। एक बच्चों और आपके बीच में कोई नहीं होता है, केवल जब आप स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो वहाँ आनंद आता है, और जब आप स्वतंत्र होते हैं तो वहाँ पर कुछ मतलब नई चीज़ उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप बंद के काम करते हैं तो वहाँ पे काम नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और मेरे प्रथम गुरु भी मेरे बच्चे ही हैं। मैंने जो कुछ अभी सीखा है वो तुरंत हर दिन ही कुछ ना कुछ मतलब नया उनसे निकल के आता है। ये नहीं कि पहले मैं क्रिएट करता हूँ फिर बच्चों के बीच में जाता हूँ। जब मैं बच्चों के बीच में जाता हूँ वहाँ से क्रिएशंस आती हैं। जैसे मैं एक दिन पढ़ा रहा था, मुझे पढ़ाना था सफिक्स और प्रीफिक्स, उपसर्ग प्रत्यय। अब मैंने देखा कि बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, तो तुरंत मेरे माइंड में आइडिया आया कि एक हाथी बना दिया, और हाथी की जो सूंड थी वो आगे लगी हुई है, इसलिए प्रीफिक्स हो गया। पूंछ है वो पीछे लगी है, सफिक्स हो गया। मैंने तुरंत वो बनाया, वहाँ से बच्चों को आ गया। तो
तो ये सारी चीज़ें मुझे तुरंत ही बच्चों के माध्यम से आती है कि मुझे उनको क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जैसे कि जो कॉपी नोटबुक जिसे अपन कहते हैं, जैसे ये आपको कंटेंट दिया जाता है आपकी पुस्तक में, आजकल तो आंसर शीट भी उसी में आने लगी हैं। जी। तो अभी स्कूल्स में चलता क्या है कि आपने जो बुक में लिखा है वही का वही पूरा, जिसको फेयर नोटबुक कहते हैं, वो आपने करा दिया। जो कंटेंट उसमें लिखा है वो कंटेंट पूरा आपने लिखा दिया, उसको पढ़ाई कहते हैं हम। तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं, वो तो बच्चे को लिखा हुआ है। केवल राइटिंग जो है, अगर उसको आप एक आर्ट के रूप में देखें, बच्चे को ड्राइंग करने को बोलो, आपको उसको जोड़ नहीं डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक अपने खुद खुशी से बहुत अच्छे से आर्ट करेगा, आप वो ड्राइंग करेगा। तो जो राइटिंग है उसको एक आप आर्ट के स्किल के रूप में आप उसको डेवलप करें, तो बच्चा बस उसको लिखना आए, सुंदर लिखना आए, उसको ये वर्णन ना डाला जाए कि जो मतलब लिखा हुआ है वही कभी सारा कॉपी करे, वो चीज़ उसको सीखे और केवल एक आर्ट के रूप में उसको राइटिंग करना आना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। और जैसे कि आप कह रहे थे कि जब बंध के कोई कार्य करते हैं तो हमारा दिमाग सीमित हो जाता है, जो बात मुझे आपकी समझ आई कि जब भी हमें लिमिटेड कर दिया जाता है, बाउंडेड कर दिया जाता है, तो वहीं हमारी क्रिएटिविटी रुक जाती है। जब हम बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाते हैं, तभी एक क्रिएटिव माइंड हमारा उभर कर आता है और ये क्रिएटिविटीज़ में हम घुस पाते हैं और सोच पाते हैं कि और क्या नए तरीके और किस तरीके से हम बच्चों तक इसे पहुंचा पाए। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बच्चे आपके गुरु हैं, तो और आपने बताया भी कि आप उन्हें कैसे सफिक्स और प्रीफिक्स समझाया। कुछ और भी ऐसे अनुभव रहे होंगे जब आपको कुछ बच्चों से ही सीखने मिला होगा। ये तो बात हो गई कि बच्चों को सिखाना है तो मैं कैसे सिखाऊं, तो इस तरीके से सिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी अनुभव करी है कि कई चीज़ें हम भले ही उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तजुर्बे में बहुत बड़े हैं, लेकिन कई बार छोटे बच्चे भी हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा अनुभव आपका उनके साथ रहा है? सबसे पहला अनुभव तो यही कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं कभी हूँ अगर, तो मेरी पहली कविता 2016 में, दरअसल क्या मैं पहले से टीचर पहले से कभी अभी बना हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता था नया। तो मैंने जो राज्य और राजधानियाँ हैं उनको मैंने कविताबद्ध किया। पहली बार पता नहीं था कि ये कविता है क्या है, बस एक लयबद्ध किया और बच्चों को सुनाया कि आपको ये लर्न हो जाएगा। तो वो बच्चे बोले सर ये तो कविता बन गई और आपको तो कविता करना चाहिए। और इत्तेफाक से एक कवि सम्मेलन में मैं बहुत पीछे खड़े होकर देख रहा, और शारदे की कृपा से 1 महीने बाद उन्हीं कवियों के साथ मेरा काव्य पाठ भी चालू हो गया। अभी 4 राज्य में कविता पाठ कर चुका हूँ और राष्ट्रीय कवि संगम जिसका जिला महामंत्री भी रह चुका हूँ। तो इस प्रकार से मैं हमेशा ही बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, हमेशा ही। और मैंने अभी जैसे आपने ABCD की क्रिएशन जो है, सभी ने ABCD पढ़ी हैं, मैंने एडवांस वर्जन आवा सादा क्रिएट किया है जी। जिसमें होता यह है कि जैसे आपको नॉर्मली पहले अपन पढ़ते थे, जैसे आपको कमल पढ़ना है तो के से पहले हिंदी करो, के से का, एम से माँ, एल से ला। लेकिन मेरा जो बच्चा पढ़ता है वो डायरेक्ट के को का बोलता है, एम को माँ, एल को ला, क म लो, डायरेक्ट उसने पढ़ लिया। जी बिल्कुल। आशीष जी, हम आपके उत्तर को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। प्रदीप साहू जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। जी अपना जी अपना प्रश्न करें। आवाज आ रही है क्या? जी, हम आपको सुन सकते हैं। मेरा टीचर महोदय से प्रश्न है, जैसा आपने कहा कि किताबी ज्ञान जो है वो उतना ठीक नहीं है, जैसा मुझे समझ में आया आपकी बातचीत। जनरल फ्रीलांसिंग टाइप का जो समाज में घटित हो रहा है उसको अपने तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे से ये एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बगैर किताबी ज्ञान के, शिक्षा के ज्ञान के, स्कूली ज्ञान के, कॉलेज के ज्ञान के आगे बढ़ना कैसे संभव होगा? समाज में क्या है, एक डिसऑर्डर टाइप का पैदा हो जाएगा, एक अनियमितता पैदा हो जाएगी, अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। अगर ये सब सिस्टम ठीक है, अच्छा फ्रीलांसिंग आप पढ़ाइए, कुछ सिखाइए, आप अपने स्तर पर कितना सक्सेसफुल हो रहा है और आप लार्ज स्केल पर इसको कितना ले जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आपकी अच्छी बात है। ये एक प्ले वे मेथड टाइप का है कि कुछ इस तरह से फन टाइप का करके बच्चों को बढ़ाओ, लेकिन समाज में एजुकेट करने के लिए स्कूल जरूरी है, टीचर जरूरी है, कॉलेज जरूरी है, यूनिवर्सिटी जरूरी है, और दूसरे एक सिस्टम कैनेडाई सिस्टम होता है ना, तो समाज में फिर और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी बढ़ेगी, तो पुलिस की जरूरत क्यों, कानून की जरूरत क्यों? जी मैं उत्तर देना चाहूँगा। मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये था, मैंने ये भी कहा था कि पुस्तक जो है वो एक संगठित करके रखती है इन सब चीज़ों को। मेरा कहने का मतलब केवल मेथड्स पे है कि हम केवल अभी कर क्या रहे हैं। अधिकतर स्कूल्स में यही होता है आदरणीय
कि जो चीज़ जो मतलब सिलेबस जो दिया है 12 चैप्टर मतलब 12 चैप्टर वो आपने बच्चे को लिखवा दिए, पेरेंट्स भी उसको ही होमवर्क समझते हैं। मेरा मानना यह है कि जो वो कंटेंट जो कहानी जो सिखाना चाहती है, जो मक्खन उसका है, वो बच्चे तक पहुंचे। वो वास्तव में कंटेंट क्या, जो कहानी है वो दरअसल एक सीख पहले चलती थी, ये नैतिक शिक्षा चलती थी, तो उसमें जैसे उसने बोला कि लालच बुरी बला, तो इतनी बड़ी कहानी किस लिए लिखी गई? लालच बुरी बला के लिए, इतनी सी चीज के लिए। तो अब वो चीज कहीं ना कहीं छूट रही है। जी, मैं बस आप शायद बिल्कुल। जैसा भी आप यहाँ समझे पर मैं बिल्कुल ये कहना भी चाह रहा था। मतलब जो बातचीत हो रही है वो है कि बच्चे तक जो भी सिलेबस में है, जो भी मतलब पाठ्यक्रम में है, उसको बच्चे तक कैसे पहुंचाया बच्चे को जा रहा है, बच्चा वो बन के पढ़ाया तरीका, जाए, उस उसके तरीके तरीके से। को के बदलावों पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, रचनात्मक तरीके से जी। कैसे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात भी सही थी, और जो आशीष जी की बात है वो बस ये है कि एक अलग तरीका वही सारी चीजें बच्चे तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो अच्छे से उसे समझ पाए और वो उसे बिल्कुल भी उबाऊ ना लगे, वो जी, पढ़ाई से बस, भागे बस, ना। बस। बिल्कुल, तो चलते हैं संजीव जी के पास। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो संजीव जी, जैसे कि मुझे पता है आप डेटा साइंटिस्ट की तरह आपने काम किया है, तो एक समय था कि जब आप अपने करियर में डेटा साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे थे, और उसके बाद आपने फ्लैमिंको गिटार सीखा और पूरी तरह से अपने उस काम को छोड़कर आप इस काम में सम्मिलित हो गए। तो क्या वो एक डर नहीं था कि मैं अपना करियर छोड़ रहा हूँ म्यूजिक के लिए? तो वो वक्त कैसे आपने हैंडल किया? क्या मंशा, क्या दिमाग में आपके उस समय किस तरह के विचार थे? क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा हम देखें तो एक किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। करेक्ट। और देखिए, डर तो मुझे था, क्योंकि ये तो एक सत्य है कि आपको एक अच्छा समाज में एक सुखी जीवन जीने के लिए एक अच्छी इनकम रहे, आपके पास अच्छा नौकरी रहे, अच्छा कमाएं। जी। और शायद म्यूज़िक और आर्ट में उतना पैसा नहीं है जितना कि कॉर्पोरेट में है। तो मेरा जॉब डाटा साइंटिस्ट था, याहू में था, मैं यूरोप वाइड ऑपरेशन संभाल रहा था। काफ़ी अच्छा, मतलब टॉप 10% जॉब्स में, लेट्स से यूके का टॉप 10% जॉब, तो अच्छा स्टेटस था वो सब। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो भी समाज में रहते हैं, अगर मतलब उसका रियल बेनिफिट ये है कि अगर हम अपने पोटेंशियल पर पहुँचें, जो हमारा वास्तविक पोटेंशियल है, और हम समाज से रिलेट कर सकें, अगर हम ऐसा कर सकते हैं जो भी तरीका है और जितनी बखूबी कर सकते हैं, अगर आप वो कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सफलता का सही मापदंड रहेगा। तो मुझे लगा कि डाटा साइंटिस्ट की बजाय शायद मैं संगीत में, कला में रहकर ज़्यादा समाज से जुड़ सकता हूँ, ज़्यादा समाज को स्पर्श कर सकता हूँ जी। और अपने आप को भी विकसित कर सकता हूँ। जी। तो ये इसके लिए ये मेरे डिसीजन पॉइंट रहा। खुशी आपकी संगीत में आपको लगा कि जो मेरी खुशी है, जो एक संतुष्टि है, वो आपको संगीत में मिल रही है, इसलिए आपने इस ओर रुख लिया। जी। देखिए, ये बात तो हमें समझ में आई, लेकिन ये पहाड़ों पर पहुंचना, ये हमें समझ नहीं आया। हमने कुछ दिन पहले पेपर में हमने आपको देखा था कि आप 5500 फीट लगभग पहाड़ आपने चढ़ा है, क्लाइंबिंग जैसे हम कहें, माउंटेन क्लाइंबर भी आप रहे हैं। जी हाँ, जी। तो ये कनेक्शन कैसे? जी, मैं माउंटेनियरिंग काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ, मतलब नेचर से मुझे बहुत प्यार है। और क्योंकि मैं मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भी रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी कंटिन्यूसली नेचर से जुड़ा रहा। जी। और वहाँ पर भी मैंने मतलब दुनिया के करीब 5 माउंटेन्स मैंने कर रखे हैं अभी तक। जी। और रिसेंटली अभी मैंने 5500 मीटर का ये सफ़र तय किया था। अन्नपूर्णा श्रेणी है नेपाल की, और उसमें एक थोरलांग पास है जो कि काफ़ी कठिन माना जाता है और काफ़ी दुर्गम रास्ता है। और तो लगभग कितने दिन का ये सफ़र रहा है आपका? ये मेरा 21 दिन का ट्रिप रहा है। और इसमें चैलेंजिंग पार्ट ये था कि ये मैंने विंटर में किया, ऑफ सीजन में, और सोलो किया, मतलब विदाउट एनी गाइड एंड पोर्टर। सो अपना सामान खुद उठाकर जी। खुद ही पूरा रास्ता तय करना था। जी। तो इसका मतलब ये भी था कि कई बार हम, मतलब ऐसा होता था कि सुबह 8 बजे जो हम लोग, मतलब मैंने चलना शुरू किया, शाम के 4 बजे तक चलता था मैं। इसके बाद तो अंधेरा हो जाता है, तो यू हैव टू टेक ए ब्रेक। तो दिन भर कोई भी नहीं दिखता था, सिर्फ कुछ मतलब पशु प्राणी, उसके अलावा कोई ह्यूमन बीइंग दिखाई नहीं देता था। इतना रिमोट था वो पूरा। इट वॉज ए वेरी चैलेंजिंग काइंड ऑफ थिंग। अब अगर क्यों पे हम बात करें, तो ये क्यों का आंसर यही है कि ये बड़ा एक नेचुरल काइंड ऑफ चॉइस रहा मेरे जीवन में, क्योंकि मैं संगीत और कला से बहुत शुरू से जुड़ा रहा हूँ। ये अकस्मात एकदम से नहीं आया, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि संगीत और कला जितने ज़्यादा आप अंदर जा सकते हैं उसमें,
उसमें नेचर का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि नेचर, प्रकृति से ही ये सब मिलता है। माउंटेनियरिंग स्पेसिफिकली और संगीत, इसका तो बहुत ही गहरा रिलेशन है, क्योंकि माउंटेन पे जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं या एक्सट्रीम टफ ट्रैक करते जी। हैं विपरीत परिस्थितियों में, जबकि बर्फ़ है और बर्फ़बारी है, फिसलन है, गहरी खाइयाँ हैं, चोटाइयाँ हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी भी आप फिसल सकते हैं, कहीं भी आप गिर सकते हैं। जहाँ आपका संतुलन बिगड़ा, जी, एक छोटी सी मिस्टेक और माउंटेन आपको माफ़ नहीं करेगा। जी, बिल्कुल Unforgiving। साहस से भरा हुआ कार्य आपने किया, और सबसे बड़ी बात कि आप अकेले, आपने सोलो ये आपने पहाड़ पे चढ़ने, क्योंकि यूजुअली अगर हम देखें तो लोग ग्रुप में जाते हैं, गाइड होता है, सारी व्यवस्थाएं होती है कि कोई भी परेशानी हो तो हम तैयार हैं उसके लिए, और आप अकेले 21 दिन, बहुत ही, मैं बिल्कुल कहूँगी कि बहुत ही साहस चाहिए, साहसिक कदम था ये आपका। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप अकेले वो सफ़र कर रहे थे, शाम को आप रुक जाते थे क्योंकि बिल्कुल पहाड़ों पे चढ़ना है, कठिन है, उजाले की ज़रूरत है शाम को, तो जब आप सुबह अपनी यात्रा शुरू करते थे, पहाड़ पर चलना बढ़ते थे आगे, तो वो म्यूज़िक और माउंटेन किस तरह आपको रिलेटेड लगे, आप कैसे कैसा इसका रिलेशन आप बताइए। जी, यही एक पॉइंट था जो मैं बहुत मतलब जिस पे क्योंकि मैं इस बात को इस तरह रिलेट कर पाई कि आप सोलो, यानी कि अकेले, तो पूरी तरह आप अपने आप में होते होंगे, आप अपने विचारों में होते होंगे, और उस वक्त क्योंकि आप म्यूजिक से जुड़े, आप म्यूजिक प्रेमी, आप संगीत प्रेमी हैं, तो बेशक कहीं ना कहीं आप उसे रिलेट कर पाते होंगे। एब्सोल्युटली। तो जैसे मतलब एक किसी माउंटेनियर ने ये कहा है, उसका कोट है जी, ये बोला गया है कि एक गुड माउंटेनियरिंग हैज़ टू बी ए गुड डांसर, बिकॉज क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन इज़ लाइक डूइंग ए ब्यूटिफुल डांस, जहाँ पर हर स्टेप कैलकुलेटेड है, हर ब्रीथ कैलकुलेटेड है, शरीर का हर अंग एक संयोजन में काम कर रहा है, क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ हुआ, जैसे आपका हाथ भी अगर ज़्यादा स्विंग हुआ और वो बैलेंस आपका गड़बड़ हुआ तो आप स्लिप होंगे, और यू विल विपरीत सिचुएशंस मिलेंगी आपको, विपरीत परिस्थितियाँ। तो ये जो संतुलन की बात करें हम, दो ही चीज़ें हैं वहाँ पर, एक तो ये कि आपकी बॉडी संतुलन में है, राइट इज इक्वल टू द लेफ्ट, और पूरी बॉडी आपकी बैलेंस में है, जो भी आपके कदम हैं वो संतुलित हैं, और दूसरा आपका ब्रीदिंग कंट्रोल में है, लय में है जी। जहाँ आपकी लय टूटी, जहाँ आपकी ताल टूटी, वहीं आप संगीत से बाहर, वहीं आप माउंटेन से नीचे, बहुत ही क्लोजर। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल, आपके साथ बातचीत हम आगे भी करते रहेंगे, और अभी हम हमारे दर्शकों को आपकी एक कंपोजिशन सुनाते हैं। ओके, तो ये कंपोजिशन से पहले मैं आपको एग्जांपल भी देना चाह रहा था। बिल्कुल। वो ये था कि देखिए कई बार ऐसा हुआ कि चलते हुए कि आइस का फॉर्मेशन है और बहुत चोटियाँ, मतलब उसमें स्लोप पर आइस है, तो मतलब आपको बैलेंस करते हुए जाना, फिसलन बहुत है, अब आप कैसे निकलें, क्योंकि हर मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे भी डर था काफ़ी जी। तो इसका मतलब है कि वो सिचुएशन देख के मेरी ब्रीदिंग अनकंट्रोल हो रही थी, तो मैंने कहा कैसे निकलूंगा। तो व्हाट आई यूज इन दिस सिचुएशन इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और फ्लेमेंको, दो विधाएं हैं मेरे पास, तो दोनों की ताल। सो फॉर एग्जांपल इंडियन क्लासिकल का देन देन धागे नती तू ना कत्ता धागे नती धीना, देन देन धागे नती तू ना कत्ता धागे तक देना ताता 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 तक तक ताका। मोमेंट यू डू दिस, you get into rhythm and then you cross. Similarly, flamenco rhythm. The moment you get into this kind of a mode, the whole body is in the rhythm and in a balance. आपके थॉट्स संयोजित हो गए हैं, कंट्रोल्ड हो गए हैं, डर आपका भाग गया है, एंड देन यू क्रॉस ओवर जी। तो यही मैं बताना भी चाह रहा था, मतलब आगे मेरी कंपोजिशन आने से पहले फ्लेमेंको में ताल का बड़ा स्थान है जी। जैसे हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में तालों का स्थान है, 12 मात्रा की ताल, 16 मात्रा की, 7 मात्रा, 8 मात्रा, 6 मात्रा, ऐसे ही फ्लेमेंको में भी 12 मात्रा की ताल है, उसका चलन अलग है, विलंबित चलन भी है, मध्य लय चलन भी है, द्रुत गति चलन भी है, और सिमिलरली 8 का भी है, 4 का भी है। तो ये सब तालें होती हैं। तो फ्लेमेंको की ताल, जी हाँ, तो ये कंपोजिशन जो है, मैं फ्लेमेंको में एक और विधा होती है, मतलब गाना, बजाना और डांस करने के अलावा पाल्मा, तो उसमें ताली को वो परकशन इंस्ट्रूमेंट के बतौर यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल
इसको गिटार पे सुनते हैं अपन. जी बिल्कुल. So. सुनाई जी. देती है. दिस इज एक्चुअली कोऑर्डिनेशन विद द डांसर. दिस इज अ क्लिप जी. विद डांसर. बिल्कुल ये ताल जा रही है. बिल्कुल. It's जी like जी सितार और तबला दोनों चीजें एक साथ बज रही बिल्कुल. और यही है फाउंडेशन इंडियन म्यूजिक का. और आशीष जी, जब संजीव जी अपनी इन तालों से हमें अवगत करा रहे थे, लय से अवगत करा रहे थे, तो मैं ये देख रही थी कि आप बहुत उस चीज़ को आनंद उठा रहे थे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी संगीत से जुड़कर ही शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं. तो बिल्कुल आपकी एक कविता या आपकी कोई रचना जो आपने संगीत के तरीके को उपयोग करते हुए बनाई हो, कोई आपकी ऐसी रचना बिल्कुल हमारे दर्शकों को जी पेश करते हैं. मैं कई सारी बाल कविताएं मेरी स्वरचित हैं जी. और मैं आपको एक दो सुनाता हूँ. जी. अगर बच्चे को फैमिली ट्री आपको पढ़ाना है तो किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं. आओ पेड़ लगाएं घर उसमें बनाएं, आओ पेड़ लगाएं घर उसमें बनाएं, रहे जड़ों में दादी दादा और तने में मम्मी पापा, हम सब फल बन जाएं खुशियाँ खूब लुटाएं, आओ पेड़ लगाएं घर उसमें बनाएं, बड़े भाई हो पत्तों पर सब और बहन फूलों में कोमल, हम हो चाचा ताऊ बुआएं सब उसकी शाखाएं, आओ पेड़ लगाएं घर उसमें बनाएं. इस तरह से इतना खूबसूरत यहाँ का माहौल हो गया है. शब्द संजीव जी दे रहे थे, ताल शब्द आशीष जी दे रहे थे और ताल संजीव जी दे रहे थे. मतलब देखिए चीज़ें कितनी जुड़ी हुई है दर्शकों, चाहे शिक्षा हो चाहे संगीत हो, कहीं ना कहीं आप जुड़कर एक आनंद के साथ इन सब चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं. शिक्षा कभी भी उबाऊ नहीं होती है, बस उसके आप तरीके बदल के देखिए. क्योंकि अक्सर हम देखें आज के समय में माता पिता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में कि बच्चों को किस तरह वो पढ़ने बैठा सकें, किस तरह वो जो भी चीज़ है कि बच्चों के लिए वो रोचक बना सके पढ़ाई. तो बिल्कुल हम आज कार्यक्रम में वही बात कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह चीज़ें एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं और जितना मज़ा मुझे आ रहा है तो बिल्कुल एक बच्चा उस चीज़ को तो कितना ही एंजॉय करेगा. तो बिल्कुल आप थोड़ा सा बस तरीके बदल के देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये आज के समय में माता पिता के लिए कि वो बच्चों को पढ़ना एक मतलब उनमें एक इंटरेस्ट लेकर आ सके पढ़ाई के लिए. आशीष जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का, तो बहुत सारे बदलाव भी आप देखते होंगे. तो मैं उन बदलावों के बारे में जानना चाहती हूँ कि और आप बिल्कुल स्कूल में भी, आपको विद्यालय में भी देखने मिल रहे होंगे, तो कुछ उदाहरण बताएं जिससे माता पिता जो भी दर्शक देख रहे हैं वो समझ सकें कि बिल्कुल ये चीज़ हमें लेकर आनी चाहिए बच्चों को पढ़ाते वक्त. पहली बात तो ये कि जो बच्चे स्कूल आने में डरते थे, जो बच्चे स्कूल आने में रोते थे, जी. अभी ये देखा भी गया है क्योंकि मुझे बहुत लंबा समय हो गया पढ़ाते हुए. तो जो बच्चे डरते और टीचर से जो डरते हैं वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं. और सबसे पहली चीज़ वो सीखते हैं, उनको ये लगता ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं. पहली बात, उनको कभी आप जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो कभी उनके अगर एग्ज़ाम होंगे ना तो बच्चे इतने जल्दी कर लेते हैं, पूरा एग्ज़ाम भी जल्दी कर लेते हैं. या जो भी चीज़, उनको ये लगता ही नहीं कि ये भी कोई सब्जेक्ट है, ये सर जो सर आशीष सर पढ़ा रहे हैं उनका कोई सब्जेक्ट है. वो जस्ट उनको लगता है कि कई बच्चे तो घर जाके बोलते हैं सर तो सिर्फ बातें करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं. लेकिन वो सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं बातों ही बातों में. और जैसे अगर हम बच्चे को एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊँ, आ से तक अगर बच्चे को सिखाना है तो ये सिर्फ साउंड से आप सिखा सकते हैं. देखिए आ ई उ र ए ए ओ
आहा। तो ये कहीं से अब पढ़ना उतना, मतलब ये साउंड है, ये आप बचपन से बोलते हैं, ये चीज़ें, ये हमको समझने की ज़रूरत है कि लैंग्वेज क्या है, साउंड क्या है। तो इस तरह से अभी जैसे कि अगर आपके सिलेबस में पोयम आ रही है, कविता आ रही है, गीत आ रहा है, तो एक बार जब मैं खुद 5th क्लास में था तो जो दोहे थे, दोहे में गुनगुनाने लगा क्लास में, तो मैम ने डांट दिया कि ये क्या कर रहे हो, कौन गा रहा है ये। तो वो दोहे तो गाने के लिए थे, अगर गाते तो हम अच्छे एक गायक बन सकते थे। तो किताब कभी नहीं कहती कि आप 10 बाई 10 के कमरे में एक नौकर बन के बैठो, वो हमेशा चाहती है एक आप कहानीकार बनो, एक गीतकार बनो। वो उस ये सब सिखाती है। पहला चैप्टर होता है पोयम का, वो आपको कभी बनाना चाहती है, लेकिन आप कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि आप बता रहे हैं, बिल्कुल सबसे पहले तो हम जिस तरीके से आपने वो बताया, देखिए अगर वो हम एक बुक से बच्चे को देख देख के पढ़ा रहे हैं कि बेटा आ, आहा, रा, ए, तो वो, और जिस तरीके से आशीष जी ने बताया वो, तो बिल्कुल हम इस बात को साफ साफ समझ सकते हैं कि बच्चे को आशीष जी के तरीके से ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और वो उसको उतनी जल्दी ही वो लर्न भी करेगा। आशीष जी, मैं चाहूँगी कि आपकी एक और कविता हम हमारे दर्शकों को पेश करें, या फिर कोई दूसरा रचना भी आप हमारे दर्शकों के लिए सुना सकते हैं। जी, मैं इसी अगर बाल साहित्य पे बात हो रही है तो मेरे पास तो बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन समय इतना नहीं है। तो जैसे अगर बच्चे को आपको गिनती सिखाना है 1 से 10 तक, तो किस तरह से हो सकता है कि बच्चों को गिनती सिखाएंगे, बड़े मजे आएंगे, बच्चों को गिनती सिखाएंगे, बड़े मजे आएंगे, 1 को 2 से मिलाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 को 2 से मिलाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 5 मिलकर जो आएंगे, 6 7 गाएंगे, 8 9 10 भी बताएंगे, बड़े मजे आएंगे, बच्चों को गिनती सिखाएंगे, बड़े मजे आएंगे। तो इस तरीके से हर चीज़ को आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं, तो वो बच्चों को इंटरेस्टिंग लग सकता है। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आपके माता पिता, क्योंकि वो भी कभी आप बच्चे होंगे, उन्होंने आपकी पढ़ाई के लिए भी मशक्क़त करी होगी। बिल्कुल, तो आपके माता पिता का क्या रिएक्शन रहता है, क्या रहता है कि जब वो आपको देखते हैं इस तरीके से कार्य करते हुए, बच्चों की शिक्षा को इस तरीके से बदलते हुए? जी, ऐसा है कि मेरा जो बचपन है, मुझे बचपन से पहले मामा क्या रहा मैं, और उसके बाद मुझे भोपाल में, मैं मतलब मम्मी पापा के साथ ज़्यादा नहीं रहा बचपन में, पूरा बचपन मेरा भोपाल में बीता है, तो पेइंग गेस्ट के रूप में। और ये पहले ये चीज़ कहीं ना कहीं मन में तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं था यहाँ पे। लेकिन जैसे मैं गांव गया, 8-10 साल गांव पे हो चुके हैं, तो वहाँ से जैसे मिट्टी से जोड़े तो ये सारी चीज़ें निकल के आई, गीत आए, कविताएँ आई, ये सारी चीज़ें आई। और जब आए तो अब पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो मुझे जब भी हो तो हर जगह के लिए किराया भाड़ा देना, सब जगह भेजना, तो ये सारी चीज़ें मतलब रहती हैं। आशीष जी, आपकी बात से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है संजीव जी के लिए। संजीव जी, जब यहाँ पे बात हो रही है कि माता पिता का रिएक्शन, जब आप अपनी जॉब छोड़कर पूरी तरीके से संगीत में आना चाह रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि एक छोटे से मैसेज के रूप में, क्योंकि जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स की इच्छा और अपनी इच्छा के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक मैसेज के रूप में, एक संक्षेप रूप में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो बच्चे किस तरह वो डिसीजन ले सकते हैं। जी, मेरे लिए भी बड़ा डिसीजन था, और शायद मेरे पेरेंट्स के लिए उससे भी बड़ा डिसीजन था, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि ये कौन सा म्यूजिक सीखने जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल, और किस जगह जा रहा हूँ, जी, अंदालूसिया, साउथ ऑफ स्पेन, एंड आई एम लिविंग माई जॉब, जो किसी अननोन जगह के लिए, अननोन संगीत के लिए। तो उनको बड़ा असमंजस था। जी जी। तो एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई थी कि माता पिता थोड़े कंसर्न थे, लेकिन उस टाइम मतलब मैं ये सोच रहा था कि, और शायद आप सभी लोगों के लिए ये शायद एप्लीकेबल है, कि देखिए अगर हम खुद खुश नहीं हैं, जी, हम बिल्कुल, खुद संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल, हमारे पास खुद खुशी नहीं है, तो हम कैसे दूसरों को खुशी दे सकते हैं? बिल्कुल। आपने जो पॉइंट बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संजीव जी। इसे दर्शकों की, जब तक आपका डिसीजन आपको खुश नहीं करेगा, तब तक वो दूसरों को भी खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अगर खुश रहते हैं तो हम अपने आसपास भी खुशियां ही फैलाते हैं। बहुत अच्छा संदेश आपने संजीव जी हमारे दर्शकों को दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। फ्लामिंगो विधि
विधा से हमारे दर्शकों को परिचय कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपकी जो प्रणाली, आपका जो तरीका है, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल बहुत सारे माता पिताओं को इससे मदद मिलेगी, और आपसे भी, क्योंकि अब समय हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है बातचीत के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। तो दर्शकों, आज कार्यक्रम में इतना ही, और यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कि बदलाव की, एक तरीके में बदलाव की जो शिक्षा हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम से आप सभी को मदद मिलेगी, और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलना होगा। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।